नमस्कार। राजभवन का ये सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री ने संपूर्ण राज्यपाल को एक निर्देश दिया कि आप अपने अपने राजभवन के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों की स्थापना दिवस को अच्छे से अच्छे ढंग से संपन्न करें। मैं सोचता हूँ इसके पीछे जो भाव था कि हम अनादिकाल से एक थे, आज भी एक हैं और भविष्य में भी एक रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस कल्पना को आने वाली पीढ़ी को ठीक प्रकार से समझा सकें, इन कार्यक्रमों के माध्यम से इसलिए इसका आयोजन किया गया। वैसे तो कल है उड़ीसा दिवस, तो 1 अप्रैल का 1936 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन हम इसको एक दिन पूर्व संध्या पर मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उड़िया दिवस की आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे राजभवन के आग्रह पर जो मंच पर जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर के हमारे राजभवन का भी सम्मान किया, उत्कल दिवस का भी सम्मान किया और पधारे हुए सब बंधुओं का भी जो सम्मान किया, उसके लिए मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने हमारी बात को मानकर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित। ये उत्कल दिवस का भी सौभाग्य है, पूर्व संध्या का, कि आज हमारे मुख्य सचिव महोदय ने आज ही इस पद ग्रहण किया और पहला ही पद ग्रहण हम सब लोग आपका सम्मान करने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। श्री रवि कोटा जी, मैं सोचता हूं कि मैंने डीजी साहब से निवेदन किया था होमगार्ड से कि अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी। आपने भी स्वीकृति दी और आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वास्तव में इस कार्यक्रम की सारी तैयारी और मेहनत हमारे राजभवन में मीनाक्षी सुंदरन जी ने की है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कृष्णकांत हैट्रिक यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय जो स्वयं उड़िया के हैं और इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने स्टेट के बारे में सारी जानकारी दी, श्री राजेंद्र प्रसाद दास जी। SBI के श्री ध्रुवचरण दास जी के उप प्रबंधक मनोरंजन दास जी, आप भी हमारे आग्रह पर यहाँ पधारे हैं। आदरणीय PK मिश्रा जी, उपस्थित सभी उड़िया और आसाम के मेरे सभी अतिथिगण, बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं आप सबका राजभवन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये वास्तव में 1 अप्रैल स्थापना दिवस है, लेकिन हम इसको 31 को ही मना रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि पूर्व संध्या पर ही इस कार्यक्रम को हम कर पा रहे हैं। वैसे आप सबने बताया कि यह पहला राज्य हिंदुस्तान का जो भाषा के आधार पर इस राज्य का देश की आज़ादी के पहले ही गठन हुआ है। ये शायद पहला उदाहरण है। ये वहाँ के उत्कल भाषा के लोगों के परिश्रम और सोच के कारण से पैदा हुआ। मैं सोचता हूँ कि उस समय शायद ये विचार किसी को आया नहीं होगा, लेकिन उत्कल वासियों को अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का ख्याल करके उन्होंने बहुत प्रयत्न पूर्वक इस संघर्ष को प्रारंभ किया कि हमारे उत्कल राज्य को भाषा के आधार पर एक नई पहचान मिले। और संघर्ष भी बहुत लंबा चला। 1909 में इस कल्पना को साकार करने के लिए उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी ने और कुछ लोगों ने इसको प्रारंभ करने का संकल्प किया। उसमें आपने देखा कि उत्कल मणि गोपाल बंधु दास, महाराज कृष्णचंद्र गजपति, भक्त कवि
मधुसूदन राव, पंडित नीलकंठ दास, व्यास कवि कीर, मोहन सोनापति, कवि राधानाथ राय, इन सब लोगों के योगदान के कारण से इस यात्रा का एक तरह से शुरुआत हुई थी, जो 1903 से चली थी। और मैं सोचता हूँ कि उस समय उसके दिमाग में कैसे आया होगा, ये शायद कल्पना करना आज बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी मन में भावना थी कि इस श्रेष्ठ भाषा और श्रेष्ठ संस्कृति को कैसे पहचान मिले, और इसलिए उन्होंने उत्कल सम्मेलनी एक संगठन का गठन किया और उस संगठन के माध्यम से निरंतर इस बात को उठाते रहे और उत्कल वासियों को जो इस भाषा से संबंधित थे उनको प्रेरित करके इससे संघर्ष से, उस आंदोलन से जोड़ते रहे। और जोड़ने के बाद पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भी उन्होंने इस विषय को रखा और कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन में उन्होंने इस उत्कल प्रांत को भाषा के आधार पर गठित किया जाए, इसका प्रस्ताव पास किया। और इसी के परिणाम स्वरूप 1936 में 1 अप्रैल के दिन देश का ये पहला भाषा के आधार पर प्रांत बना, वो जिसका आज अपन स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो वास्तव में इस यात्रा के जिन लोगों ने भी अपना सहयोग दिया उन सबको हम नमन करते हैं, उनके सोच को, उनके विचार को, कि किस तरह से उन्होंने अपनी इस श्रेष्ठ भाषा और श्रेष्ठ संस्कृति को एक पहचान दिलाने का एक लंबा संघर्ष किया। वैसे तो उत्कल को कलिंग के नाम से आप और हम सब इतिहास में पढ़े, और कलिंग का युद्ध मतलब सम्राट अशोक के जीवन का बहुत बड़ी एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। यद्यपि सम्राट अशोक कलिंग विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन उसने जो नरसंहार अपनी आंखों के सामने देखा, उसको देखने के बाद उसको विरक्ति पैदा हो गई। उसने कहा कि अगर ये जीत इतने लोगों के बलिदान के बाद जीत और साम्राज्य मिलता है, इसका कोई मायना नहीं है। और इसलिए उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आया और उत्कल के लोगों का भी संघर्ष अपनी आजादी के लिए उस जमाने से चलता रहा। वो युद्ध हार गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने प्रयत्न नहीं छोड़ा, और उन्होंने जैसे ही सम्राट अशोक का अंत हुआ, उसके बाद फिर से उन्होंने अपने उत्कल को विजय प्राप्त करा के उत्कल को आजाद करा दिया। ये संघर्ष उस समय से, दूसरी और तीसरी शताब्दी से, जब सम्राट अशोक था तब से लिखा। इसका मतलब यह कि उत्कल के लोगों को अपनी आजादी कितनी प्रिय थी और कितने वर्षों के संघर्ष से उन्होंने अपनी पहचान को बनाए रखा, ये इस बात से स्पष्ट होता है। मैं सोचता हूँ कि खेरवाल राजा जो था, उनका राज्य भी यहाँ रहा, मतलब एक के बाद एक संघर्ष और राज्य आते रहे, चलते रहे, लेकिन उड़िया के लोगों ने अपनी स्वाधीनता और अपनी स्वतंत्रता का जो दीपक है वो जलाए रखा उस संघर्ष में भी। और आपने देखा कि समुद्रगुप्त ने भी यहाँ साम्राज्य स्थापित किया, शशांक नरेश ने भी एक लंबे समय तक यहाँ राज किया, और आपने देखा होगा कि हर्षवर्धन का राज्य भी यही कलिंग का राज्य रहा। और हर्षवर्धन एक ऐसे राजा साबित हुए जो दुनिया में अपने काम की दृष्टि से आज भी याद किए जाते हैं। उस लंबी यात्रा में से निकल करके ये सारा का सारा आपने और हमने ही तो देखा है। मैं सोचता हूँ यही नहीं, मुगलों का संघर्ष भी हुआ और मुगलों ने भी लंबे समय तक यहाँ पर राज किया, लेकिन यहाँ के लोगों ने संघर्ष को बंद नहीं किया, बराबर संघर्ष करते रहे। और उसी समय में जब मुगल काल चल रहा था, ईश्वर योग से शंकर देव का प्रादुर्भाव हुआ, और शंकर देव ने इस बात को, इस महान संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने पूरी जगन्नाथपुरी की यात्रा की, और वह सारे क्षेत्र में घूमने के बाद एक तरह से वैष्णव धर्म को स्थापित करने के लिए जो ताकत उनको मिली वो जगन्नाथपुरी से उन्होंने प्राप्त की। और उसके बाद उन्होंने घूम करके इस आसाम और उड़िया में इस महान संस्कृति को बचाने का प्रयत्न किया। तो वास्तव में उड़िया और आसाम का जो संबंध है वो एक तरह से शंकर देव ने इस यात्रा को प्रारंभ किया अपने जीवन की शक्ति और ताकत लगा के। और मैं सोचता हूँ कि गीत, संगीत, नाटक और ये जो धार्मिक स्थान है, इनकी स्थापना करके लोगों को फिर से अपने वैष्णव धर्म से जोड़ने का एक अथक परिश्रम किया। जिस समय मुगलों के उस कालखंड में जब चारों तरफ से एक तरह से
हमले चल रहे थे, ऐसे समय में भी इस महान संस्कृति को बचाने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ कि उड़िया ने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। मैं सोचता हूँ कि प्रारंभ से लेकर के, क्योंकि उसके बाद है ना, आपने देखा कि मुगलों के बाद मराठों का राज स्थापित हो गया। मराठों के राज बाद अंग्रेजों ने 1803 में आकर के अंग्रेजों ने भी वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो 1800 से जब से वो आए थे तब से उनके साथ संघर्ष होता रहा और अपनी लड़ाई को उन्होंने कुर्बानी के साथ जारी रखा, उस आग को बंद नहीं होते। स्वतंत्रता संग्राम में उड़ीसा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये पाइक संग्राम, गजाम आंदोलन, लारजा कोल आंदोलन से लेकर संबलपुर संग्राम तक है ना, उड़ीसा की हमेशा नई ऊर्जा पैदा होती रही। कितने ही सेनानियों को अंग्रेजों ने जेलों में डाला, यातना दी, लेकिन आज़ादी का जुनून कमजोर नहीं हुआ। संबलपुर संग्राम में वीर क्रांतिकारी सुरेंद्र साय हमारे लिए आज भी एक तरह से याद किए जाते हैं, उनको हर व्यक्ति स्मरण करता है। पंडित गोपबंधु, आचार्य हरिहर, हरिकृष्ण मेहताब जैसे नायकों ने असहयोग आंदोलन और सवेरज्ञा अवज्ञा आंदोलन में उड़िया का नेतृत्व किया, जिनका देखा अपने रमा देवी, मतलब केवल पुरुष वर्ग ने नहीं तो उड़िया की महिला वर्ग ने भी देश की स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए निरंतर संघर्षरत रही। उसमें रमा देवी, मालती देवी, कोकिला देवी, रानी भागवती देवी, कितनी ऐसी माताएं बहनें थी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक नई दिशा दी थी। इसी तरह उड़िया में आदिवासी समाज का भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान था। आदिवासियों ने अपने शौर्य और देश प्रेम से कभी भी विदेशी हुकूमत को चैन से बैठने नहीं दिया, निरंतर संघर्षरत रहे। तो मैं सोचता हूँ ये जो उड़िया का जो संघर्षशील जीवन है, ये वास्तव में आपके हम सबके लिए सीखने का है। ये जो कार्यक्रम किया जाता है, इस कार्यक्रम के पीछे मंतव्य क्या है कि संपूर्ण देश एक दूसरे राज्यों की उन सारे श्रेष्ठ पुरुषों को याद करे, स्मरण करे, क्योंकि भारत जो है ना, वो जो श्रेष्ठ बना है किसी एक स्थान के एक व्यक्ति से नहीं बना है। भारत के कण कण में ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने भारत को पहचान देने का प्रयास किया है। और वो महापुरुष केवल उड़िया का नहीं होता है, वो महापुरुष संपूर्ण भारत का होता है। मैं सोचता हूँ शंकराचार्य जी ने, जिस आदि शंकराचार्य ने प्रयत्न पूर्वक है ना, भारत एक है, भारत श्रेष्ठ है, इस बात को उस समय स्थापित करने का प्रयास किया। और उन्होंने चारों स्थानों पर है ना, उधर से बद्री, जगन्न, द्वारिका, रामेश जिसके धाम, 4 धामों की रचना की। और मैं सोचता हूँ कि गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी उसके बुढ़ापे में एक ही बात अपने बच्चे से कहता था, बेटा यार मेरी 4 धाम की यात्रा करा दे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और जब यात्रा पर निकलते थे तो गांव के लोग सब विदाई देते थे, ये सोच के देते थे कि जिंदा आएगा कि मरा आएगा पता नहीं, पर इसको विदाई दो। इसका मतलब यह है कि भारत को जोड़े रखने के लिए हमारे आदि पुरुषों ने किस प्रकार का इस तरह से रचना की है। ये जो शक्तिपीठ बनाए हैं, ये सारे के सारे शक्तिपीठ केवल और केवल आसाम के लोग पूजा नहीं करते हैं, इस शक्तिपीठ का हिंदुस्तान का प्रत्येक बच्चा पूजा करता है। आज मेरे यहाँ भी रोजाना जो कामाख्या देवी के दर्शन करके लोग आते हैं, वो मुझसे और कुछ नहीं चाहते हैं कि हम आसाम आए हैं, आप हमें माता कामाख्या के दर्शन कराएं। इसका मतलब यह है कि यहाँ की हर कण कण जमीन को यहाँ का व्यक्ति किस मन से प्रेम करता है और उससे कुछ सीखने का प्रयत्न करता है। मैं सोचता हूँ ये जो निश्चित रूप से इस सारे के सारे, अब ये जो जिस प्रकार के वहाँ स्थान है, मैं सोचता हूँ जगन्नाथपुरी का जो रथ यात्रा है वो हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में एक अपने प्रकार की रथ यात्रा है। उस मंदिर की रचना और उसकी स्थापना, मैं सोचता हूँ वहाँ जो स्थापत्य कला का जो चमत्कार है कि सूर्य का प्रकाश आएगा, वो उसके पैरों में पहले आएगा, फिर उसकी नाभि में आएगा, फिर उसके बाद सर पे जाएगा। मैं सोचता हूँ कि किस खगोल शास्त्री ने इसकी कल्पना की होगी
संपूर्ण इस ब्रह्मांड में जिस प्रकार के सूर्य का विचरण होता है उसका कैसा अध्ययन किया होगा और उसके आधार पर कैसे बनाया। मैं सोचता हूँ ये पहली बार आश्चर्य है कि जब आपने जगन्नाथ मंदिर पर जो ध्वजा लगी है ना, ऐसा कभी होता नहीं है। मैं आज दिन तक कोई साइंटिस्ट भी नहीं बता पाया कि आखिर ध्वजा की परछाई क्यों नहीं पड़ती है ना। बड़ा चमत्कारी काम है। तो वास्तव में यह जो एक प्रभु की जो एक अद्भुत लीला है और उसके कारण से मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ जो दर्शनीय स्थान हैं उनको देख करके आपने देखा होगा कि यह मंदिर सूर्य देवता के रथ के आकार का बना हुआ है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए हैं, 7 घोड़े रथ में खींचते हुए दिखाया गया है। 7 घोड़े 7 दिन का प्रतीक हैं और 12 जो जोड़ी पहने हुए हैं वो 24 घंटे को बताते हैं। इस मंदिर में 8 ताड़ियां भी है जो दिन में 8 पहर की सूचना देता है। मतलब कितना साइंटिफिक जो है उस प्रकार का बनाया गया। मैं सोचता हूँ प्रदेश में देवनारायण मंदिर के गर्भस्थल में भगवान की प्रतिमा को इस तरह से स्थापित किया गया है कि भगवान की प्रतिमा का साल में 3 दिन के लिए सूर्य का किरण सीधी पड़ती है। पहले दिन किरण प्रतिमा के चरणों में स्पर्श करती है, दूसरे दिन में नाभि तक पहुंचती है और तीसरे दिन तक मस्तक को छूती हुई गुजर जाती है। हमारे देश में ऐसे अनगिनत मंदिर हैं जो प्रमाणित करते हैं कि पौराणिक काल में हमारा खगोल विज्ञान और वास्तुकला कितना विकसित था। धर्म और संस्कृति साथ हमें अपने विज्ञान पर भी कितना गर्व होता है। मैं सोचता हूँ यही नहीं, आपने देखा होगा कि उस राज्य की कुछ विशेषताएं हैं जो विशेषताएं बाकी राज्यों में आज भी नहीं मिलती है ना। वहाँ जो रेत की कला है, रेत के अंदर जिस प्रकार की आकृतियां बनाना, मंदिर बनाना, महापुरुषों की रचना करना, जो बिल्कुल बालू एकदम महीन रेत जो होती है नदी की, समुद्र के किनारे वाली रेत, उसमें कलाकार किस तरह से अपने हाथ की उंगलियों के आधार पर है ना चित्र खड़ा कर देता है, मंदिर बना देता है, महल बना देता है, किस प्रकार की आकृतियों की रचना करता है। ये देश के अन्य किसी भागों में नहीं हुई जो वहां पर हुई है। मैं सोचता हूँ ये वास्तव में पर्यटन को देखने की दृष्टि से आते हैं। इसी तरह से मोमेंटो बनाने का जो बाजार है वो उड़िया का बहुत प्रसिद्ध है। आप छोटा से छोटा मोमेंटो ले लो, बड़ा से बड़ा मोमेंटो ले लो, आपको वहाँ के कलाकार जिस प्रकार से बनाकर देते हैं उसके कारण से है। वहाँ की एक चिल्का झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील के रूप में है। तो मैं सोचता हूँ वहाँ कछुओं को जिस प्रकार से आप और हम जाते समुद्र के किनारे जो देखते हैं वो अपने आप में, और इससे भी बड़ा वास्तव में ये जो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के नाम से हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो जिस प्रकार का वैज्ञानिक एक अलौकिक पुरुष हो गया है ना, किस प्रकार का व्यक्ति जो है ना, उसका सम्मान के लिए आपने देखा होगा कि भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व की स्थित इसमें पहले ये हीलर द्वीप के नाम से जाना था। अब उस द्वीप का नाम 2015 से अब्दुल कलाम आजाद के नाम से वो द्वीप का नामकरण किया है। यह द्वीप एक एकीकृत परीक्षण रेंज मिसाइल परीक्षण सुविधा है। उड़ीसा का चांदीपुर समुद्र तट तथा अब्दुल कलाम द्वीप मिसाइलों के परीक्षण में एक अहम भूमिका निभाते हैं। भारत की अधिकांश मिसाइलें जैसे आकाश, अग्नि, अस्त्र, ब्रह्मोस, निर्भय, प्रहार, पृथ्वी, शौर्य मिसाइल, उन्नत वायु रक्षा, पृथ्वी एयर डिफेंस, इन सब का अगर परीक्षण का केंद्र है तो वो द्वीप है। उस द्वीप के कारण से हिंदुस्तान की जो शक्ति बढ़ी है, विशेष करके युद्ध कौशल में जिस प्रकार का हमने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है, वो अब्दुल कलाम के नाम से उस द्वीप का नामकरण करके संपूर्ण देश और दुनिया में इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया है कि वास्तव में इस धरती की बड़ी अजीब महानता है। पर मैं सोचता हूँ इस उत्सव को मनाने के पीछे जो मंतव्य है वो ये है कि हम हर राज्य के श्रेष्ठ पुरुषों को जाने, क्योंकि हमने किताबों में तो 2-4 पढ़े होंगे, जगन्नाथपुरी के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। वहाँ और भी कुछ हुआ है ना। किसी को जो है वो गुजरात के बारे में भगवान कृष्ण और 2-4 चीज़ों को जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। इस एक भारत श्रेष्ठ भारत मनाने के पीछे ये है कि भारत के हर प्रांत की विशेषता को हमारी आने वाली पीढ़ी समझे, उसके महापुरुषों को अपना महापुरुष बनाए, उनको
भारत की पहचान दिलाने का काम वो करे। तो मैं सोचता हूँ जहाँ आसाम और हम उत्कल के लोग मिल करके कर रहे हैं, वैसे ही आज केवल ये कार्यक्रम हमारे यहाँ आज हो रहा है, बाकी जगह कल होगा, वो सब भी इन्हीं महापुरुषों को याद करेंगे, ताकि वहाँ के लोग ये जाने कि हमारा देश का कण कण शंकर कैसे बना है, इस धरती पर किस किस प्रकार के लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने भारत को दुनिया का जो अति प्राचीन और आज तक जो जिंदा रखा है। हमने संघर्षों में जीवन गुजारा है, हमने हजारों अपना बलिदान दिया है, लाखों लोग मरे हैं, लेकिन हमने अपनी धर्म और संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया। उसका कारण अगर कोई है तो ये सारे श्रेष्ठ पुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन से आपको और मुझे संस्कार देने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ इस कार्यक्रम को मनाने के पीछे हम लोग एक राज्य की विशेषता को समझें और उसे समझ करके वो हमारा है, क्योंकि महापुरुष किसी बाउंड्री का बंधा हुआ नहीं होता है, महापुरुष किसी शहर का नहीं होता है, महापुरुष संपूर्ण भारत का होता है। और आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण कहाँ पैदा हुए और कहाँ शादी करने आए थे, रुक्मणी से, आसाम के अंतिम छोर पर। इसका मतलब उस जमाने में भी कोई साधन तो थे जिसके कारण से लास्ट कोने पे रहने वाला यहाँ तक आता है। भगवान परशुराम जी ने आकर के अरुणाचल में कैसे तपस्या की परशुराम कुंड पर। इसका मतलब ये भारत अनादिकाल से एक था, एक है। हम फिर से विचार करें कि हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारा रहन सहन अलग हो सकता है, पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का रूप है। इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत ऊंची सोच के बाद मैं सोचता हूँ ये देश में प्रारंभ हुआ है, इसको हम परिणाम तक पहुंचाएं। ये केवल और केवल उड़िया का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये हम उड़िया आसाम सब लोगों का मिलजुल करके हो, तो हम आसाम को जाने, आसाम के लोग हमको जाने और हम दोनों मिलकर के हिंदुस्तान को जाने। इस बारे में प्रयत्न करने के लिए इस कार्यक्रम को रखा है। एक बार मैं सब पधारे हुए बंधुओं का, माताओं बहनों का आपका स्वागत करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में आकर जो हमारा जो है एक तरह से हौसला बढ़ाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।